आशीष All right, hi everyone. अंडरकट किया है बिकॉज क्या मैं मूड पे डालूं सबको? थोड़ी सी डाल देता हूं, जब ज्वाइन करते हैं स्टूडेंट्स तो उस टाइम पर काफी डिस्टरबेंस आता है, देन मैं म्यूट हटा दूंगा। इन द मीन टाइम मेरी आवाज आ रही है? स्क्रीन दिख रहा है? या हाय खुशी, गुड इवनिंग एवरीवन। ऑल राइट, वंडरफुल। सो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए थे सॉल्व करने के लिए। आप लोगों को चांस मिला उनको ट्राई करने का? कुछ डाउट्स भी आप लोगों ने मुझसे पूछे थे ग्रुप पर। ठीक है, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस ही मैंने आप लोगों को सेंड किए थे। ठीक है, दे वर अ बिट मोर डिफिकल्ट एज कंपेयर टू जो जनरल क्वेश्चंस रहते हैं। मैं डिस्कस कर लेता हूँ अभी आप लोगों के साथ में। सबसे पहले FBO में से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, FBO में से मुझे बता दो, दो ही क्वेश्चन दिए थे आई थिंक FBO में, तो मैंने एक 57 दिया था, एक 58 दिया था। 57 58 में डाउट है किसी को? $58 में है? 58 में कैसे है? ये तो अपन ने क्लास में किया हुआ है। ये वाले सवाल का हम लोगों ने क्लास में कैसे डिस्कशन किया था? एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स। अब डिपेंडिंग अपॉन जैसा डेटा दिया हुआ है मैं वही वर्जन यूज करूंगा। ये hc/λ, ये hc/λ0 और ये हाफ mv²। अब आप इसको थोड़ा अरेंज करोगे तो ये hc 1/λ माइनस 1/λ0 इज इक्वल टू हाफ mv² हो जाएगा। इसको अगर आप थोड़ा सा और अरेंज करोगे तो 2hc/m, ये 2 इधर चला गया और m नीचे आ गया। λ0 माइनस λ अपॉन λ0 इज इक्वल टू v², तो इसका स्क्वायर रूट ये v हो जाएगा। अब आप कंपेयर करो ना इसको और इसको और बताओ क्या होगा k, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ k। तो आपको समझ में आ जाएगा c अपॉन λ0 λ। ठीक है अर्षदा, गुड इनफ? हाँ, मैं आता हूँ उस पर हर्ष। सो FBS के कुछ क्वेश्चन अब डिस्कस कर लेते हैं। FBS के जो होमवर्क में दिए थे उसमें 4 और एक और कौन सा बोला था आपने? 34। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 30। ऑलराइट, इसके अलावा किसी और क्वेश्चन में डाउट है? है 32 में भी है। ठीक है, सो जो ये क्वेश्चंस थे ना, ये सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं इन द सेंस दे आर नॉट जस्ट सिंपल डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला। इनमें दिमाग लगेगा। ठीक है, और थोड़ा सा इंग्लिश भी लगेगा। एक्चुअली 34 35 वाले जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनमें तो
हाँ हाँ, मतलब ये चारों क्वेश्चंस 30 से लेकर 34 वाले क्वेश्चंस जो है ना, जो मैंने एफबीएस में दिए थे, इनमें थोड़ी इंग्लिश आपको समझनी पड़ेगी। कई बार कैसा होता है, ऐसे सिनोनिम्स यूज करके क्वेश्चन में आ जाते हैं। आते हैं उन पे एक बार, पहले क्वेश्चन नंबर 4 दिखा ले। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट नाउ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। एक मिनट देना मुझे, मैं वापस आता हूँ। ऑलराइट, सो ये वाला क्वेश्चन अब जैसा आपके सामने है, तो ध्यान से समझना। दिस इज काइंड ऑफ अ न्यूअर क्वेश्चन। ये कैसा क्वेश्चन हो गया? इसके जैसा क्वेश्चन ना तो मैंने आपको क्लास में एग्जाम्पल्स में कराया है, ठीक है, ना ही ऐसी कुछ मैंने थ्योरी बताई है कि एक एटम मॉलिक्यूल है, राइट। थोड़ा विजुलाइज कर लेते हैं। आयोडीन का मॉलिक्यूल, आयोडीन का मॉलिक्यूल कैसा दिखा रहे हैं, बता रहे हैं I2। तो ये आयोडीन का मॉलिक्यूल है, राइट। ये एटम्स में ब्रेक हो रहा है, कैसे? इस पर फोटोन स्ट्राइक कर रहा है 4500 एंगस्ट्रॉम का, राइट। सो इफ वन फोटोन, ठीक है, वन क्वांटा मीन्स फोटोन of radiation is absorbed by each molecule, right? So one photon, one molecule, right? And यहाँ पे 2 atoms are coming out, right? समझ लेते हैं कि आखिर क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, right? That is what the question is asking, that इनकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन एटम, दोनों की तो नहीं पूछी जा रही, किसी एक की पूछी जा रही है। और आपको एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे दिया, बॉन्ड एनर्जी ऑफ I2, राइट। अब आपने बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट तो पढ़ा नहीं है, बट क्या आप इस वर्ड से कुछ समझ पा रहे हो कि ये एनर्जी किसके बारे में होगी? ठीक है, मैं फोर्स म्यूट हटा देता हूँ ताकि अगर आप बोलना चाहो तो अनम्यूट कर सको खुद को। हाँ, बोलो आशुतोष। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड। करेक्ट, मतलब इतना एक अंदाजा समझ में आया कि यहाँ पर ये, हाँ, जैसे वर्क फंक्शन होता था वैसा ही कुछ कुछ अब आइडिया लगने लग रहा है। मतलब यहाँ पर अब ये एग्जैक्टली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं है, बट मुझे इतना समझ में आ रहा है दैट एनर्जी ऑफ फोटोन इज बीइंग यूज्ड in 2 ways. One, to break bond, and the remaining energy, right, remaining energy is imparted as kinetic energy. Is imparted as kinetic energy to the atoms, right? अच्छा, इतना समझने के बाद भी, ठीक है, इतना क्लैरिटी आने के बाद भी, अब एक कैच है इस क्वेश्चन में, वो थोड़ा बड़ा कैच है, ये यूनिट्स का। ठीक है, ये थोड़ा सा अभी आपकी समझ के शायद थोड़ा परे हो, या फिर जिन बच्चों ने मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आइडिया, उनको मोल का डेफिनेशन आता है कि आप लोगों को एक मोल कितना होता है? पढ़ा हुआ है? 1 मोल इज इक्वल टू हाउ मच? जैसे 1 डजन 12 होता है, ठीक है,
तो 1 6.022 into 10⁻23 atoms, molecules or ions. बहुत बढ़िया। तो आपको इतना एक बेसिक आइडिया है। तो अब ये चीज यहाँ पर थोड़ा और ट्रिक प्ले करती है। कैसे? यहाँ पे आप नोटिस करना, ये जो एनर्जी लिखी है 240 किलो जूल, ठीक है, एसआई यूनिट्स में अगर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है, सो 240 इंटू 10⁻³ जूल, ठीक है, और ये कितने के लिए? 1 मोल के लिए, राइट? तो पर मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए? तो डिवाइड बाय 6.02 इंटू 10⁻23 करना पड़ेगा। अरे है ना, तभी ये पर बॉन्ड आ पाएगा। ठीक है, और ये एनर्जी पर फोटोन कितनी आ रही है? ये तो hc/λ है, हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे लैम्डा की। एंड ये 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी पर एटम, क्योंकि 2 एटम प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो फिर अब आप अननोन निकाल पाओगे कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी एक एटम की? किस यूनिट्स में आएगी काइनेटिक एनर्जी? नहीं नहीं, ऐसा यूनिट्स में वर्क करा ना मैंने, तो जूल्स में आएगी ना। ठीक है, और अगर लेट्स से आपको ईवी की यूनिट्स में काम करना था, ठीक है, अगर आपको मान लो ईवी की यूनिट्स में काम करना है, तो भी मैं वो सिखा देता हूं आपको। ईवी की यूनिट्स में हम लोग कैसे काम करते हैं? व्हाट इज हाउ डू वी राइट द एनर्जी ऑफ फोटोन? 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और एक इंटर कन्वर्जन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, जो कि आप ध्यान में रख सकते हो। 1 EV is 1.6 into 10⁻⁻19 joules, right? And 1 mole is equal to how many atom or how many molecule? 6.023 है ना, 6.02 into 10⁻23 है ना। तो इन दोनों से एक और इंटर कन्वर्जन आ जाता है, जो कि कई बार याद रखने में हेल्पफुल रहता है। ठीक है, इसको मैं आपको ऐसे स्टार मार्क करके दे देता हूँ, दैट 1 EV पर एटम, ठीक है, 1 EV पर एटम, लाइक जो भी है यहाँ पर, ये एटम हो या मॉलिक्यूल हो, तो 1 EV पर दिस थिंग इज फाउंड टू बी 96.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मुझे मान लो ये बॉन्ड एनर्जी लिखनी थी, 240 किलो जूल पर मोल थी ना ये, है ना, तो 240 डिवाइड बाय 96.5 ईवी पर बॉन्ड आ जाएगा ये मुझे, ईवी पर बॉन्ड या पर मॉलिक्यूल। ठीक है, 96.48 रहता है, 96.5 भी चलेगा, इतना थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन चल जाता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में वैसे आपको मिल जाता है, लाइक ऐसा ये क्वेश्चन में मिल जाएगा कि भाई ये यूज करो, तो फिर आप वही डेटा यूज करना। और फिर यहाँ पर 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी करोगे आप, तो फिर ये जो काइनेटिक एनर्जी आएगी ये किस यूनिट्स में आने वाली है? अब दिस विल बी नाउ इन द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ऊपर ये किस में आती? जूल्स में, क्योंकि मैं ऐसा यूनिट्स में काम करता। दोनों तरीके समझ में आए?
Is this clear with everyone? ठीक है, मैं एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करता हूँ इन क्वेश्चंस के ऊपर ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए कि अच्छा क्वेश्चन था. ठीक है, इट वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन, इट वाजंट एन इजी वन. अगर आपसे हो जाता तो बहुत अच्छी बात थी. ठीक है, तो इसमें 3-4 कैच थे. ठीक है, पहला कैच तो क्या था कि भाई ऐसा तो कुछ क्लास में पढ़ाया ही नहीं है, आखिर चल क्या रहा है. तो कई बच्चे तो वहीं पे गिव अप मार देते हैं. ठीक है, ऐसे बच्चों को थोड़ा सा अब अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि वो जो 10th क्लास का जमाना था कि क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन पढ़ते ही अपने को स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 सब आता है, वो सब ऐसा नहीं रहेगा. अब थोड़े टाइम बाद ऐसा होने लगेगा दैट कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो कि बहुत आसान होते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जहां पे आपको पढ़ के नहीं समझ में आएगा कि क्या करना है. फिर आप ऐसे स्टेप 1 सोचोगे कि हाँ ऐसा कुछ कुछ बताया हुआ है कि मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल पे फोटोन स्ट्राइक कर रहा है और ये सब हो रहा है. राइट, देन ओनली यू विल बी एबल टू थिंक अबाउट द नेक्स्ट स्टेप. ठीक है, इवन इफ आफ्टर यू हैव थॉट ऑफ दिस कि एक आखिर सॉल्व कैसे करना है, इक्वेशन क्या बनानी है, इसमें एक और बड़ा कैच है यूनिट्स का. ठीक है, तो यूनिट्स का कैसे कैच को सॉल्व करा जाता है, अगर कुछ नहीं है तो एसआई यूनिट्स में कर लो सब कुछ. ठीक है, मेक श्योर एवरीथिंग इज इन एसआई यूनिट्स. ये एच का वैल्यू एसआई यूनिट में डालना. ठीक है, एच का वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. सी का वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है, लैम्डा का वैल्यू डालना 4500. ठीक है, एंगस्ट्रॉम है ना, तो 4500 इंटू 10⁻⁻10 मीटर. तो ये ऐसा यूनिट्स में डालोगे तो आपका आंसर ऐसा यूनिट्स में आ जाएगा, दैट इज जूल्स में. ठीक है, अब अगर आपको ठीक है यहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की यूनिट में सॉल्व करना है. ठीक है, तो फिर एनर्जी ऑफ फोटोन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे लिखते हैं वो अपन ने क्लास नोट्स में सीखा हुआ है. ठीक है, ये जो यहाँ पर किलो जूल पर मोल वाला एनर्जी था, राइट, इसको आप ऐसे लिख सकते हो दैट 1 EV पर एटम इज 96.5 किलो जूल पर मोल. ठीक है, ये इंटर कन्वर्जन आप याद कर सकते हो. ठीक है, कैसे निकाला है इंटर कन्वर्जन, कोई दिक्कत नहीं है. ईवी और जूल का रिलेशनशिप पता है, मोल और एटम का रिलेशनशिप पता है, राइट. तो इनको डिवाइड कर दिया ना, 1 EV पर एटम इज इक्वल टू कितना हो गया ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 1 मोल. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया. ये समझ में आया कि नहीं आया? 1 EV पर एटम को मैं कैसे लिख रहा हूँ, EV को मैं कैसे लिख रहा हूँ, EV इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल. एंड एटम को मैं क्या लिख रहा हूँ, एटम इज मोल अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23. तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 जूल पर मोल. इसको किलो जूल पर मोल में लिखूंगा तो ये 96.5 किलो जूल पर मोल आ जाएगा. ठीक है, अच्छा 2 क्यों लिखा है यहाँ पर, ये भी एक कैच था क्वेश्चन में, क्योंकि 2 एटम है ना, यहाँ पे ये 2 एटम प्रोड्यूस हुए ना, और क्वेश्चन में तो पूछा है कि पर एटम कितना है काइनेटिक एनर्जी, इसके लिए 2 का फैक्टर यहाँ लगाया. समझ में आया? दर्शन, तुम्हें समझ में आया? यस सर. ओके, ठीक है, थोड़ा टाइम चला गया इस क्वेश्चन में, बट इट इज अ गुड क्वेश्चन, इट रिक्वायर्स दैट अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया है, थोड़ा कंफर्ट है इसमें, तो मे बी आप लोग, ठीक है, जिनको डाउट नहीं है
वो स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, ठीक है। जिनको डाउट नहीं है इस वाले के ऊपर वर्क करो, ठीक है। कैलकुलेशंस बहुत गंदी है, ठीक है, कैलकुलेशंस आरंट गुड, ठीक है। सो आई डोंट माइंड कि अगर आप अभी कैलकुलेटर यूज करके भी आंसर निकालने का कोशिश करो, ठीक है, बट लेट्स सी, ठीक है। जिनको डाउट नहीं है आगे वो लोग ट्राई कर लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हारा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। ले लिया, ठीक है। बाकी का डाउट डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट डाउट विच इज क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। 30 वाला क्या डाउट है? 30 में ओके 30 तो हो जाना चाहिए था। 30 में तो लैंग्वेज का इतना झोल नहीं है। 30 में कौन से पार्ट में अटक गए? ए पार्ट में या बी पार्ट में या दोनों में? बताओ भाई हर्ष। सर मेरा वो ये नहीं बना, वो एक्सप्रेशन ही नहीं बना। क्यों? देखो यहाँ पर लैंग्वेज रीड करने की कोशिश करता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंसिस्ट ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल, ये तो अपने को पता ही है, ठीक है। हाँ, व्हेन द मेटल इज इरेडिएटेड विद लाइट, बिल्कुल यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। मेटल पे लाइट डाली, इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब बोला जा रहा है फोटोन ऑफ मिनिमम दिस मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, राइट। तो इसको क्या समझोगे आप? व्हाट डज दिस मीन? ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली इक्वेशन में से कौन सी चीज बता रहा है? ये फाई है ना। हाँ। और ये ए पार्ट क्या पूछ रहा है? ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछा। परफेक्ट। तो आपको पता ही है कि फाई एच न्यू नॉट के बराबर होता है, हाँ तो हाँ ए पार्ट तो हो गया, हाँ सर। ठीक है। और फिर हाँ, आप, और उसके बेसिस पे ये भी हो गया। है ना, यस सर। ये जो लैम्डा ब्लू है उसका फ्रीक्वेंसी निकाल लो। यस सर। Frequency blue will be equal to C by lambda blue, right? And if frequency of blue is more than lambda naught, then photoelectric effect हो जाएगा, यस सर, थैंक यू सर। ठीक है। Then 31 पूछा था क्या किसी ने? नहीं, 32 33 पूछा है। Okay, 32 में थर्टी टू में मे भी शायद थोड़ा लैंग्वेज में वापस से आपको दिक्कत आया हो। Energy required to stop the ejection of electron, ठीक है, from copper plate is 0.24 eV when radiation of this much strikes the plate. तो ये क्या बताया इसने, क्या नॉलेज दिया? What does this line mean? Energy required to stop the ejection of electrons from the copper plate. इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, ठीक है, से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, अभी उसे स्टॉप करना है, राइट। स्टॉप करने की एनर्जी कितनी मांग रहा है? 0.24 eV। तो ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है?
out of the three things in the equation, it is representing the kinetic energy of the electron. है कि नहीं? ठीक है, और देखो कुछ कुछ चीजों में ना थोड़ा फाइट मारनी पड़ती है, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है. अगर आपको लैंग्वेज समझ में भी नहीं आई, ठीक है, तो भी मैंने जो नोटिस किया है, जो थोड़े बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फाइट मारना होता है या जिनको एक्चुअली स्ट्रगल करनी होती है, तो वो क्या करते हैं, वो जुट जाते हैं. वो बोलते हैं यार एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के ई मैक्स. ठीक है, ये तो मैंने पढ़ा है. अब साला समझ में नहीं आ रहा कि ये 0.24 दिया क्या है, बट एटलीस्ट लैम्डा पता है कि उससे एनर्जी ऑफ फोटोन आ जाता है. ठीक है, और वर्क फंक्शन निकालना है, तो वो क्या करेंगे, पीछे जाएंगे और आंसर पुट करेंगे, देखेंगे के ई मैक्स क्या है, और खुद से जब वो कैलकुलेट करके निकालेंगे कि अरे तेरी ये तो 0.24 वोल्ट आ रहा है, तो उनको खुद से ही समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये मतलब हुआ इसका. ऐसे बच्चे ना बहुत आगे जाते हैं, क्योंकि क्या है, वो जल्दी गिव अप नहीं मारते कि यार समझ में नहीं आया, सर तो बैठे ही हैं, बता देंगे, देख लेंगे. वो खुद से और कोशिश करते हैं. ठीक है, एट द सेम टाइम आज की तारीख में एक नए आलसी बच्चों की भी नई ब्रीड तैयार हो गई है. वो आलसी बच्चे क्या करेंगे, ये क्वेश्चन लेंगे, कॉपी करेंगे, गूगल पे डालेंगे, सोल्यूशन मिल जाएगा, एंड हैप्पी लक्की, हाँ हाँ चलो हो गया, अपने को तो इंटरनेट का एक्सेस है, कंटेंट तो मिल ही रहा है, सोल्यूशन भी मिल गया. ठीक है, ये आलसपन मत दिखाना. क्या सोल्यूशन है वो मिल जाएगा, बट कैसे वो सोल्यूशन आया, उसके पीछे क्या दिमाग लगाना था, वो चीज ना बिना मेहनत के नहीं आती है. ठीक है, इवन इफ जो मैं क्वेश्चंस यहाँ पे आपको करा देता हूँ, डाउट्स समझा देता हूँ, वो अगर आप खुद से वापस से सॉल्व नहीं कर रहे हो, देन यू आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट विद योरसेल्फ. देन ऑल यू आर डूइंग एंड सेइंग इज कि हाँ मतलब फॉर्मेलिटी पूरी कर दी. ठीक है, तो प्लीज थोड़ा फाइट मारो. ओके, अभी आगे का कैलकुलेशन नहीं कर रहा मैं इसका, आगे का कैलकुलेशन आप लोग कर लेना 32 का. हाँ आदित्य, आपका वो जो मैंने क्वेश्चन दिया उसका आंसर इज क्वाइट क्लोज टू द करेक्ट आंसर. यस. अभी 33rd क्वेश्चन में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछा है और बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ है. ये तो मैंने नहीं पढ़ाया क्लास में, वर्ड बाइंडिंग एनर्जी. क्या गेस ले सकते हो, कोई एक तुक्का मार सकते हो क्या हो सकता है, आउट ऑफ जो तीन चीजें पढ़ाई है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, उसमें से क्या चीज पे तुक्का मार सकते हो कि शायद ये होगा? बोलो हर्ष. To energy required for binding two atoms or more atoms to form a molecule or yeah molecule. चलो, बाइंडिंग वर्ड का तुमने एक लिटरल डेफिनेशन देना शुरू कर दिया. Yeah, I guess I don't know. हाँ, बट मैं अब जैसे अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं, तो ये इसकी इक्वेशन में किसको ज्यादा सूटेबल लगता है, ये टर्म कौन से को करता होगा? हम्म, ये काइनेटिक एनर्जी नहीं रह सकती, इलेक्ट एनर्जी फॉर फोटोन भी नहीं रह सकती सर, तो फिर पाए. तो तुमने फिर फाइट क्यों नहीं मारी, एक बार पुट करके क्यों नहीं देखा? करते और आंसर पीछे मैच करता तो तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस आता कि हाँ यार ये तो मतलब मुझसे खुद से ही हो रहा है, मतलब नया चीज है जो कि मैंने खुद से ही निकाल लिया है.
यही तो कॉन्फिडेंस डेवलप करना है अपने को। अब भी तुमने खुद ने ही आंसर कर दिया, देखो मैंने तो बताया भी नहीं। यस सर। राइट, सो ये h न्यू नॉट इज इक्वल टू 180.69, ठीक है। लेकिन बड़ा कैच दूसरा जो है वो यूनिट्स का है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो 1 मोल का वैल्यू दे दिया, राइट, इंटू 10⁻³ जूल, ये 1 मोल के लिए है। तो एक सिंगल एटम के लिए, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको एटम ने कितने एनर्जी से बाइंड कर रखा है, राइट। तो कितनी एनर्जी लगेगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, दैट इज व्हाट वर्क फंक्शन वाज। तो ये तो पर मोल के लिए है, तो पर एटम के लिए 6.02 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। ये समझ में आया ना कैसे करा? मैं दोबारा करके दिखाता हूँ, थोड़ा धीरे धीरे करके दिखाता हूँ। ये था किलो जूल पर मोल, राइट। अब अपने को पता है दैट 1 किलो जूल इज 10⁻³ जूल, एंड अपने को ये भी पता है दैट 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 एटम। तो बस उसको इधर लगा देने का है, 180.69 इंटू 10⁻³ जूल एंड 6.02 इंटू 10⁻23 पर ये एटम बेसिस पे हो गया। अब यहाँ पर ऐसा यूनिट्स में काम चलाएंगे, 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू न्यू नॉट, तो ये आपका न्यू नॉट सेकेंड इनवर्स ऐसा यूनिट में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? यस सर। ओके, नेक्स्ट 34th क्वेश्चन। 34th में 34th इज अ, हाँ ये मैं मान सकता हूँ कि इट इज अ गुड क्वेश्चन। इट अगेन इज समथिंग जिसमें एफर्ट लगता है, ठीक है। इट इजंट समथिंग जो इजीली क्लिक हो जाता है। किसी से हुआ ये वाला 34th वाला? Anyone who was able to do this question? किसी से नहीं हुआ? अरे एक आध तो होता है यार, कोई ना कोई फोड़ू। तोड़ू एंड फोड़ू नहीं है। चलो धीरे धीरे बनाएंगे। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन में भी एक तो लैंग्वेज बहुत नई सी है, तो वो इतना आसानी से समझ में नहीं आती, ठीक है। यहाँ पर अच्छा हुआ, एक आध से तो हुआ, चलो गुड। सो यहाँ पर नोटिस करना, कैलकुलेट द मिनिमम एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स produced in cesium by this much light, ठीक है। एंड मैं ये पार्ट हटा देता हूँ एक बार, ठीक है। ये पार्ट मैं एक बार हटाता हूँ और फिर आपसे पूछता हूँ अभी कैसा हो रहा है। देयर इज सीजियम, ठीक है, सीजियम का प्लेट है एंड इसका क्रिटिकल वेवलेंथ, अभी क्रिटिकल वेवलेंथ तो वर्ड मैंने पढ़ाया नहीं, बट थोड़ा सा तो अपन मतलब कर सकते हैं ना, इतना एडजस्टमेंट तो चलेगा ना। क्रिटिकल वेवलेंथ माने क्या होगा? व्हाट विल क्रिटिकल वेवलेंथ बी? लैम्डा नॉट, है ना। ये 660 नैनोमीटर दिया हुआ है और इस पे अब रेडिएशन स्ट्राइक कर रहा है 400 नैनोमीटर का, राइट। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या होगा? व्हाट विल बी द मिनिमम एंड द मैक्सिमम, राइट। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के लिए तो क्या पढ़ा हुआ है? क्या पढ़ा हुआ है? एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स, ये इक्वेशन लगेगी,
ठीक है, अभी यहाँ पर ये 12400 अपॉन 400, ये 12400 अपॉन 660, तो इससे आपका के मैक्स किस यूनिट्स में आना है? इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका के मैक्स आ जाएगा कुछ 1.2 EV। ठीक है, व्हाट अबाउट मिनिमम काइनेटिक एनर्जी? मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितना हो सकता है? 0 ही हो सकता है। हो सकता है ना कि कोई इलेक्ट्रॉन like might have lost its energy due to collisions, ठीक है, or any other form of loss of energy, right? Energy lost due to collision or any other form, मिनिमम तो 0 ही हो सकता है ना, राइट? तो क्या सीखे यहाँ पर? व्हाट इज द लर्निंग? जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कैसी हो सकती है? जीरो से लेकर के मैक्स तक हो सकती है ना। समझ में आया? आया कि नहीं आया भाई, बताओ। ओके, अब ये पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, ये कैसा था? दिस वाज विदाउट एनी पोटेंशियल डिफरेंस, हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया था और उसके बाद मैंने सोचा। अब क्वेश्चन बोल रहा है दैट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट इज अप्लाइड एज एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। तो मैं इसको कैसे रीड करूं? इसका मतलब क्या हो गया? व्हेन एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड तो क्या हो जाता है? डेल्टा के ई विल बी इक्वल टू मॉड क्यूवी, है कि नहीं? और ये 2 वोल्ट का अप्लाई करा है तो ये 2 EV हो गया, एंड ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होता है। ये पढ़ा था ना अपने लास्ट क्लास, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? ये पढ़ा था ना ऐसा, कहाँ गया? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, हाँ, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राइट? तो अब यहाँ पे नोटिस करना, फॉर ejected electrons with kinetic energy initial equal to 0, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगा? 2 EV, एंड फॉर इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स जिनका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ही 1.2 EV था, ठीक है, के मैक्स जो था, उनका काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना हो जाएगा? 3.2 EV। तो दिस विल बी द न्यू रेंज। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ भाई। नहीं समझ में आया? चलो ठीक है, यहां तक का समझ में आया था?
बिना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करे कितना काइनेटिक एनर्जी का रेंज रहेगा? ठीक है, अब विजुअलाइज करा देते हैं थोड़ा सा इसको. लेट मी हेल्प यू विजुअलाइज इट अ बिट. ठीक है, यहाँ पे आप नोटिस करो. ठीक है, कैसा हो रहा है? ये सीजियम का प्लेट था. ठीक है, और हमने अब यहाँ पर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल अप्लाई कर दिया 2 वोल्ट्स का. तो जो रेडिएशन आ रहा था उससे इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट हो रहे थे वो अब एक्सेलरेट होंगे ना. समझ में आया? तो विजुअलाइजेशन समझ में आया एक्सेलरेटिंग वोल्टेज का? अब नोटिस करना दैट एक्सेलरेटिंग वोल्टेज लगाने से काइनेटिक एनर्जी में चेंज कैसे आता है. ये तो मैंने आपको फॉर्मूला याद करने के लिए बोला था. ठीक है, ये तो अगर नोट्स में नहीं पढ़ के आया लास्ट क्लास का तो फिर तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि लास्ट क्लास में नोट्स में पढ़ाया था कि डेल्टा के इज इक्वल टू मॉड क्यू भी लिखने का है. डेल्टा मतलब क्या होता है? चेंज, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल. राइट, तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट हो रहे हैं अब उनकी काइनेटिक एनर्जी या तो 0 थी, राइट, मिनिमम 0 थी और मैक्सिमम 1.2 थी. राइट, तो ये सब एक्सेलरेट हो गए 2 ईवी से, और तो नई रेंज 2 और 3.2 के बीच में रहेगी ना. समझ में आ गया? ऑलराइट. बीच में शायद मेरी आवाज चली गई थी. अभी क्लियर है? ऑलराइट. ठीक है, सो आज इनफ टाइम अपन ने स्पेंड कर लिया है. ठीक है, ऑन क्वेश्चंस, बट इट वाज इम्पोर्टेंट ताकि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो ऑफ हाउ वी हैव टू गो अबाउट सच प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है, चलो अब आज का थ्योरी का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. नाउ जो थ्योरी का पार्ट है इट इज more to do with the qualitative analysis of photoelectric effect. Now what do I mean by qualitative analysis? तो हमने इसके पहले quantitative analysis करा है, मतलब numerical analysis. Energy of photon used in 2 ways, eject electron plus remaining energy imparted as kinetic energy to the ejected electron. राइट, तो वो क्या था? मैथमेटिकल न्यूमेरिकल अंडरस्टैंडिंग था. अब जो मैं कराना चाह रहा हूं आपको उसे मैं कहूंगा लाइक कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉज क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? So it is because of ionization due to the electromagnetic radiation. जो इंसिडेंट रेडिएशन आ रही है वो कॉज हो गया और उसका इफेक्ट हो गया आयोनाइजेशन, दैट इज इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स.
ठीक है, तो अब हम ये कॉज इफेक्ट की स्टडी करना चाह रहे हैं कि इंसिडेंट रेडिएशंस को अगर मैं चेंज करूं, ठीक है, मान लो इंसिडेंट रेडिएशन की क्या क्या प्रॉपर्टी चेंज कर सकता हूं मैं, उनकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकता हूं, ठीक है, या फिर उनकी इंटेंसिटी को चेंज कर सकता हूं। इंटेंसिटी मतलब क्या हो जाता है, इंटेंसिटी वैसे मैंने आपको पहले बताया है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है, बट ये एनर्जी कैसे लिखी जा सकती है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एनर्जी ऑफ ईच फोटोन अपॉन एरिया अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये इंटेंसिटी अगर मैं चेंज कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज कर रहा हूँ, दैट इज व्हाट आई विल बी मीनिंग जब मैं रेडिएशन की इंटेंसिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इनको चेंज करने पर जो मेरे इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स है, जो मेरा इफेक्ट है, उसके ऊपर क्या चेंज आएगा, लाइक जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए उनकी काइनेटिक एनर्जी के मैक्स, क्या ये चेंज हो जाएगी, ठीक है, उनका फोटो करंट क्या चेंज हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो फोटो करंट आ रहा है, तो ये हम स्टडी करना चाहेंगे और इसको मैं क्वालिटेटिव एनालिसिस या कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस नाम दे रहा हूं, ठीक है। तो आप नोटिस करना, लेट्स लुक एट द फर्स्ट वन, इफ आई मॉडिफाई फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन while keeping the number of photons unchanged, मतलब जो रेडिएशन आ रहा है, ठीक है, उसमें जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं वो चेंज नहीं कर रहे हैं, बट वो फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ चेंज कर रहे हैं। तो क्या इंपैक्ट होगा काइनेटिक एनर्जी पर और क्या इंपैक्ट होगा फोटो करंट पर, ठीक है। सो एक बार मैं आपको मौका देता हूं खुद से सोचने का। लेट्स से अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं, ठीक है, अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं तो के मैक्स पर क्या इफेक्ट आएगा, बताओ जरा सोच के। सर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। The kinetic energy will increase. काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, बहुत ही सही, ठीक है, परफेक्ट आंसर। अब थोड़ा सा उसको डिटेल एनालाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन होल्ड करती है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स, तो एनर्जी ऑफ फोटोन को तो मैं एच न्यू लिख सकता हूँ, राइट। तो यू कैन सी दैट इनके बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप है कि नहीं। तो अगर मैं मान लो के मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाऊंगा तो वो कैसा दिखेगा, ठीक है, इसको आप रीअरेंज करोगे तो ये ऐसा ग्राफ दिख रहा है स्ट्रेट लाइन के जैसा। तो इसमें कैसा होगा, एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगी, ठीक है, एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के आगे ये वाली इक्वेशन फॉलो होगी, राइट। और ये कैसा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है जिसका स्लोप h रहेगा और जो इंटरसेप्ट है वो मुझे वर्क फंक्शन के बारे में बताएगा, राइट। आपको इस स्ट्रेट लाइन के बारे में थोड़ा तो आइडिया होगा ही ना, ऐसा तो नहीं ना कि अपने को स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नहीं समझ में आती है, y = mx + c। बता देना मुझे, बिकॉज मैं ये अजम्पशन में हूं कि आपको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आता है। हाँ, तो मुझे वही एग्जैक्टली मेरे को लग ही रहा था कि शायद आप लोगों को स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नहीं आता है। ये जो y = mx + c, इसको जब हम प्लॉट करते हैं, ठीक है, y और x को जब हम प्लॉट करते हैं और ये रिलेशनशिप रहता है उनके बीच में, तो ये ग्राफ कैसा रहता है, इट कम्स आउट टू बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। x = 0 पर y की वैल्यू c रहेगी, ठीक है, अगर c पॉजिटिव है तो यहाँ पे ऊपर कहीं c रहेगा, और फिर जो स्लोप रहेगा लाइन का, ठीक है, जो tan थीटा हम बोलते हैं, वो m के बराबर रहेगा, ठीक है। अब m पॉजिटिव मान लो तो ये स्लोप ऐसी हो जाएगी, तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस बनती है, ठीक है। यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर भी ऐसा रिलेशनशिप है, y = mx
और जो इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव वैल्यू है -h/ν0, तो ये इंटरसेप्ट यहाँ पे आ गया और ये स्लोप इसकी है h के बराबर, प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर रह गई। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक तो काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगी, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक नहीं अगर हमने फ्रीक्वेंसी रखी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं हो रहे, काइनेटिक एनर्जी उनकी 0 रहेगी। ठीक है, समझ में आया ये? दर्शन, नहीं काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती ना, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट 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 सी लाइन बनाई है ना, कि जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के पहले तो ये इक्वेशन ही एप्लीकेबल नहीं रहेगी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के पहले दिस इक्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल, काइनेटिक एनर्जी विल बी 0 बिकॉज नो इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और उसके बाद फिर ये इक्वेशन एप्लीकेबल रहेगी और ये ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, इसलिए इसके पीछे वाला पार्ट जो है वो मैंने डॉट 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 करके बनाया है। ठीक है, So please could you repeat the graph? ये मैंने रिपीट कर दिया, अभी आप मुझे बताओ एग्जैक्टली क्या नहीं समझ में आया, तो फिर मैं रिपीट करूंगा। थोड़ा स्पेसिफिक होके बताओ। सर इक्वेशन समझ गया पर सर ग्राफ ही नहीं समझा। ग्राफ कैसे बनाते हैं? यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर म्यू नॉट फ्रीक्वेंसी है, तो अगर ये जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है न्यू नॉट से कम है तो ये इक्वेशन ही नहीं रहेगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी म्यू नॉट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 0, और म्यू नॉट के बाद में कैसा होगा, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे के मैक्स बढ़ता जाएगा, और ये रिलेशनशिप कैसा है, लीनियर है। आपको ये बताओ मुझे, मैथ्स में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है स्ट्रेट लाइन? पढ़ा है ना, तो एग्जैक्टली यही तो है, जब ऐसे ये वाई एक्सिस पर के ई मैक्स है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है, तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा तो ये m जो है वो स्लोप है, वो h के बराबर है, और जो इंटरसेप्ट है राइट वो -h/ν0 के बराबर है। बस इतना ही तो है। ठीक है, ऑलराइट देन नेक्स्ट मुझे बताओ व्हाट विल हैपन टू द फोटो करंट। हाँ, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी, काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज हो गई, फोटो करंट के साथ क्या होगा? ऐसा क्यों आदित्य, व्हाट इज द रीजन? सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे क्योंकि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता। एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है, तो मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स तो मैंने चेंज ही नहीं करे, करेक्ट?
फोटो करंट भी सेम ही रहेगा। फोटो करंट भी सेम ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं मान लो आपको एक इसी चीज को ग्राफिकली बताने के लिए बोलूं, फोटो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, तो ये कैसा ग्राफ दिखना चाहिए? एक्स एक्सिस को पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन। लाइक तो न्यू नॉट तक तो जीरो होगा, राइट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहे, तो फोटो करंट भी जीरो होगा। एंड इसके बाद में कैसा हो जाएगा? इट विल बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन, पैरेलल लाइन, राइट। तो आपका एकदम सही गैस है, ठीक है। बस थोड़ा सा उसमें ये एस्पेक्ट समझना कि जो एकदम ऐसा डिसकंटिन्यूअस सा ग्राफ होगा कि न्यू नॉट तक तो जीरो है, न्यू नॉट के बाद में, ठीक है, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल हो गया, वो थ्योरेटिकल बात हो गई। एक्चुअल में तो कैसा होता है? एक्चुअल में ऐसा डिसकंटिन्यूअस ग्राफ नहीं होता ना। एक्चुअल में एक स्टीप सा ग्राफ रहेगा, बट कंटिन्यूअस ग्राफ रहेगा, ठीक है। तो ये ऐसे, ये स्टीपनेस क्यों आई, कोई बता पाएगा मुझे? This is, you can say, related to the last question that we discussed during the doubts. सर वो अलग अलग रेडिएशंस रहेंगी। हाँ हाँ, बोलो बोलो। कोलिजन। हाँ, सो देखो कैसा था, जब हम लोग फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के पहले रख रहे हैं तो फोटो करंट जीरो है। बट मान लो कि जस्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या उसके आगे पहुंचे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने शुरू हुए, राइट। अब ऐसा तो नहीं है कि सबके सब इलेक्ट्रॉन्स ही लाइक परफेक्ट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ इजेक्ट हो रहे हैं। हो सकता है ना कि जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए, they might have lost some energy also due to some obstacles in their path, right? तो मान लो मैंने 100 फोटॉन्स डाले थे, 100 में से 100 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, बट जरूरी थोड़ा है कि 100 के 100 की लाइक एकदम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ही रहेगी when they are traveling towards the other plate. हो सकता है बीच में इधर उधर किसी से टकरा गए हो, कुछ गैस एटम आ गया हो, या एक दूसरे मेटल एटम से कोलाइड कर गए हो, तो क्या होगा कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड नहीं रीच कर पाएंगे। मान लो 100 में से कुछ 10, 20, 30 इलेक्ट्रॉन रीच कर पाए, तो उनके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, थोड़ा सा करंट दिखेगा। लेकिन जब आप थोड़ा आगे बढ़ जाओगे, ठीक है, आप फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दोगे, तो क्या होगा, देन जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको अब थोड़ा एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है, तो इवन इफ दे आर नाउ कोलाइडिंग, then there's still more chance
कि उनमें से अब ज्यादा नंबर 50-60 इलेक्ट्रॉन्स मे बी आर एबल टू रीच द अदर साइड. ठीक है, रीच द डिटेक्टर प्लेट, कंप्लीट द सर्किट एंड शो द फोटो करंट. ठीक है, और अब थोड़ा सा लाइक और फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, देन जो 100 फोटॉन्स थे उनके करस्पॉन्डिंग 100 के 100 इलेक्ट्रॉन्स जो थे इजेक्ट हुए, राइट, दे आर एबल टू रीच द अदर साइड. इतनी उनको एनर्जी है दैट दे आर एबल टू रीच द अदर साइड एंड शो द सैचुरेशन करंट. ठीक है, अब इसके आगे और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा. क्यों? क्योंकि भाई जो 100 फोटॉन्स थे उनसे 100 इलेक्ट्रॉन्स निकल के पहुंच गए ना दूसरी साइड, तो उनसे जितना करंट दिखना था वो करंट ही दिख रहा है बस. ऐसा नहीं होगा. हाँ, ये डाउट जरूर कई स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि सर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो जल्दी पहुंच रहे हैं ना, लाइक फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो उनकी काइनेटिक एनर्जी तो ज्यादा हो गई ना, तो वो जल्दी पहुंच रहे हैं उधर. 100 के 100 फोटॉन से 100 के 100 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे वो और जल्दी पहुंच रहे हैं, तो करंट बढ़ना चाहिए. ऐसा एक डाउट आता है बच्चों को. ठीक है, बट जो करंट है, ठीक है, वो वैक्यूम में इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड के ऊपर इतना नहीं डिपेंड कर रहा. ठीक है, क्योंकि यहाँ तो वैक्यूम में तो क्या वो इंस्टेंटेनियसली जा रहे हैं, ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली बिटवीन द टू प्लेट्स. ठीक है, हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैवलिंग इन द सर्किट is what is governed by, or it is what is gives the photo current. ठीक है, तो वो जो बीच वाला पार्ट है वो तो क्या है, ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस हो रहा है, तो उसमें लाइक स्पीड थोड़ी बढ़ भी गई तो ऐसा नहीं है कि उससे बहुत बड़ा चेंज आपको फोटो करंट में दिखेगा. That's why we call this as saturation current. समझ में आया ये? हेलो सर. हाँ, सर लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड किसके साथ करेंगे? गैस, मतलब वैक्यूम है तो गैस पार्टिकल्स रहना पॉसिबल नहीं है, और फिर इलेक्ट्रॉन्स आपस में तो कोलाइड करेंगे ही नहीं. नहीं, सो ओके, ऐसा होता है ना, मल्टी एट एक मेटल का सरफेस है. ठीक है, तो मेटल के सरफेस के ऊपर एक तो सरफेस लेयर के एटम्स हो गए. ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेयर हो गई, फिर नेक्स्ट लेयर हो गई. तो जब रेडिएशन आ रहा है तो ऐसा गारंटी थोड़ा ना होता है कि जो सबसे पहला एटम है उसी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा. हो सकता है ना सेकेंड लेयर से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए, उसके पीछे वाली लेयर से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए, वो तो चांस की बात है. अब मान लो कि पीछे के लेयर से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, राइट, और वो इजेक्ट होने के बाद में ट्रैवल कर रहा है, बट अब दूसरे जो उसके पाथ में न्यूक्लियस आए उसने उसको रोकने की कोशिश करी ना, यस सर. तो जैसे उसकी एनर्जी कम हो गई. और सर ये जो ये स्टीप आपने बताया इधर, हाँ, जो ट्रांजिशन हुआ, अ, वो सिर्फ यही अभी की हुआ, वो तो लास्ट करेगा ना? फिर अगर ये हो ही रहा तो वो आगे भी हो सकता है ना? मतलब मतलब अभी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जस्ट हिट किया है, तो इसलिए ही ये स्टीप हमें दिख रहा है. हम्म और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेंगी वैसे वैसे भी तो दिख सकता, मैं बोल रहा हूँ. हाँ, तो इसीलिए तो यहाँ पर मैंने बताया ना, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हम लोग बढ़ा रहे हैं, ये जो करंट है वो बढ़ रहा था क्योंकि अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड पहुंच पा रहे हैं. ठीक है, बट बियॉन्ड अ पॉइंट, ठीक है, ये ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो जाता है. क्यों? क्योंकि जितने फोटॉन्स थे उनके हिसाब से जितने इलेक्ट्रॉन्स थे वो सब के सब पहुंचने लग गए, क्योंकि यस. उनके पास सफिशिएंट एनर्जी है. यस सर. ठीक है,
ऑलराइट, नाउ अब सर हाँ, सर इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलिजन करने के बाद फोटॉन्स कहाँ पर जाते? फोटोन तो एनर्जी है ना, वो एनर्जी अब्सॉर्ब हो गई। इलेक्ट्रॉन ने वो एनर्जी अब्सॉर्ब करके इट ओवरकेम द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस एंड acquired kinetic energy. यस सर, फिर फोटॉन्स में मास रहता होगा ना? नहीं नहीं, फोटोन इज, सो फोटोन का रेस्ट मास हम लोग 0 बोलते हैं, ठीक है। रेस्ट मास ऑफ अ फोटोन इज 0, ओके सर। ठीक है। ओके, अब नोटिस करना, अगर मैं ये वाला चेंज बोलूं, लाइक इफ वी कीप फ्रीक्वेंसी को अनचेंज्ड, ठीक है, थ्रेशोल्ड से ज्यादा ही है, बट मैं नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स इंटेंसिटी बढ़ा दूं, तो व्हाट विल हैपन टू काइनेटिक एनर्जी एंड फोटो करंट? बताओ जरा। Sir, kinetic energy will remain unchanged and photocurrent will increase. करेक्ट, राइट। काइनेटिक एनर्जी में तो फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, बट उनकी काइनेटिक एनर्जी तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है जो कि अनचेंज्ड है। और नंबर ऑफ फोटॉन्स के साथ क्या होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि मोर इलेक्ट्रॉन्स विल गेट इजेक्टेड एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस मोर फोटो करंट विल बी ऑब्जर्व्ड, ठीक है। ये समझ में आया? ऑलराइट, चलो एक मैं आंसर रब कर देता हूँ, फिर आप ये क्वेश्चन ट्राई करना। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? ऑलराइट, क्या क्या आंसर देना शुरू कर दिया आप लोगों ने? हाँ, ठीक है, मोस्ट ऑफ यू आर करेक्ट। हर्ष एंड हर्षित, नहीं, आप दोनों का आंसर सही नहीं है, दोबारा सोचो। हाँ, हर्ष, अभी आपने करेक्ट आंसर दिया है। हर्षदा, आपका भी आंसर सही नहीं है।
हाँ, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कैसा हो जाएगा? वाई इज द फोटो करंट। ठीक है, तो आपने नंबर ऑफ फोटॉन्स वाई एक्स जो है नंबर ऑफ फोटॉन्स है, हाँ वो डबल कर दिए। तो देखो नंबर ऑफ फोटॉन्स डबल कर दिए तो ये गारंटी नहीं होता कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी डबल हो जाएंगे। ठीक है, इट इज नॉट अ गारंटी। तो आई वुड जस्ट से कि वाई बढ़ जाएगा। ठीक है, बट वाई डबल हो जाएगा ऐसा नहीं बोलूंगा। ठीक है, एंड जेड क्या था? जेड तो काइनेटिक एनर्जी था। काइनेटिक एनर्जी तो नंबर ऑफ फोटॉन से लेना देना ही नहीं है। इट इज मोर टू डू विद द फ्रीक्वेंसी, राइट? चलो ठीक है, समझ में आया सबको क्वेश्चन? एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ये थोड़ा ट्रिकी है। हाँ? ठीक है, ये वाला फिर भी थोड़ा इजी था, अब मैं थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक है, एंड इसमें आपको मैपिंग करनी है, और एक के मैपिंग दो या दो से मतलब वन और मोर देन वन से भी हो सकती है। जैसे मैं पहला वाला करके बता देता हूँ। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज डिक्रीज्ड, ठीक है, फ्रीक्वेंसी अगर मैं कम कर दूंगा तो क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल कम हो जाएगा? तो आप सोचोगे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल वाज रिलेटेड टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं फ्रीक्वेंसी कम करता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, यानी कि उनको रोकने के लिए जो पोटेंशियल लगेगा वो भी कम हो जाएगा। तो यस, पी तो होगा। ठीक है, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में स्टॉप। ठीक है, मे वर्ड बोला है, अगर वो फ्रीक्वेंसी कम करते करते मैंने थ्रेशोल्ड के नीचे गिरा दी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रुक भी सकता है, तो ये पी क्यू भी हो सकता है। ठीक है, सैचुरेशन करंट मस्ट इंक्रीज या मस्ट डिक्रीज? नहीं, ऐसा मस्ट वाली बात तो नहीं है ना। मतलब अगर मैं नंबर ऑफ फोटॉन सेम ही रख रहा हूँ और फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम भी कर दी तो भी मतलब मेरा सैचुरेशन करंट तो स्टिल उतना ही रह सकता है। लाइक मस्ट डिक्रीज तो कोई कंपल्शन ही नहीं है। तो मैं पी और क्यू आंसर मार्क कर दूंगा। ऐसे अब आप ये बी सी डी के लिए बताओ व्हाट वुड बी द आंसर। ट्राई करो, वन और मोर देन वन मैपिंग हो सकती है।
सर वो सी सब क्वेश्चन में इज सेम विथ के आगे क्या है? वो मैंने छुपाया हुआ है। एक्चुअली ये क्या है, आप फिजिक्स में पढ़ोगे 12th क्लास में, फोटोन एफिशिएंसी करके भी एक चीज होती है, जो मैंने बताया ना कि 100 के 100 फोटोन, जरूरी नहीं है ना कि 100 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर दें। यस सर। ठीक है, बट वो चीज अभी नहीं पढ़ा था मैं, वो आप 12th क्लास में वापस से एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हो मॉडर्न फिजिक्स चैप्टर में, तो वहां पे बताते हैं थोड़ा सा, कुछ चीजें उस टाइम के लिए भी रहें तो अच्छा है। ऑल राइट, तो कुछ कुछ आंसर आने शुरू हो गए हैं। बी वाले का, बी में इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, ये हम कम कर रहे हैं, बाकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट है और थ्रेशोल्ड से ज्यादा ही है। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मस्ट डिक्रीज, ऐसा तो नहीं होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में स्टॉप, वेल अगेन ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग फ्रीक्वेंसी तो थ्रेशोल्ड के ज्यादा ही रख रहे हैं। ठीक है, सैचुरेशन करंट मस्ट डिक्रीज, हाँ ये जरूर होगा, इंक्रीज तो नहीं होगा, डिक्रीज जरूर हो जाएगा सैचुरेशन करंट। ऑलराइट, सी वाले में कैसा होगा? मेटल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मेटल ऑफ हायर वर्क फंक्शन, एंड जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसको चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब स्टॉपिंग पोटेंशियल तो डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा ना, नहीं सॉरी, हाँ डिक्रीज हो जाएगा, करेक्ट। अगर मैं हायर वर्क फंक्शन का लगा रहा हूं तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, तो ये पी भी सही है यहाँ पर। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में स्टॉप, अगर हाँ मतलब वर्क फंक्शन अगर जो फ्रीक्वेंसी है उससे ज्यादा वैल्यू का हो गया तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रुक भी सकता है। सैचुरेशन करंट मस्ट इंक्रीज या मस्ट डिक्रीज, नहीं ऐसा कंपल्शन नहीं है, देयर इज नो कंपल्शन वेदर मस्ट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, देन डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन तो कैसा है, डी ऑप्शन बी का उल्टा हो गया, तो ये बेसिकली आर मार्क कर देता हूं मैं। सो दिस वुड बी आवर आंसर। ठीक है, अभी एक सिर्फ विग्नेश ने सही आंसर दिया है, मतलब पूरा का पूरा, बाकी दर्शन भी ठीक ही चल रहा था, बस ये सी वाले में गड़बड़ कर दिया, उदय ने भी सी वाले में गड़बड़ कर दिया, बाकी तो ठीक था। अच्छा, एक अभय ने भी सही दिया है आंसर। ठीक है, बाकी लोगों को समझ में आया? कोई बताएगा प्रणित को सैचुरेशन करंट क्या होता है? प्रणित का डाउट है, व्हाट वाज सैचुरेशन करंट? ये जो हमने बताया ना यहाँ पे, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो सैचुरेशन करंट है, वो हम लोग ये बात करके चल रहे हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने थे फोटोन से उतने हो रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड पहुंच रहे हैं जितने इजेक्ट हो रहे हैं, तो ये क्या है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फोटो करंट हो गया ना। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के बाद में अब इस पर और इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, दैट इज व्हाट द सैचुरेशन करंट वाज। समझ में आया प्रणित?
ओके, अच्छा, देन ये स्क्रीनशॉट ले लो और बैठ के करना आफ्टर द क्लास, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इट रिक्वायर्स यू टू थिंक अ लॉट एंड बी केयरफुल, ठीक है। प्रीवियस ईयर जेई एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लो, अभी नहीं सॉल्व करना, बाद में क्लास के बाद ट्राई करना, फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है, ऑल राइट। अब after studying photoelectric effect, let's now move on to the next model of atom, which is Bohr's model of atom, ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल जो हमने पढ़ा था 2 क्लास के पहले, ठीक है, क्या था रदरफोर्ड मॉडल? न्यूक्लियस एट द सेंटर विद इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड इट। तो रदरफोर्ड मॉडल प्लस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, दैट एनर्जी एट अ स्मॉल स्केल exists in form of discrete units. ये कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए Bohr's presented certain postulates, and based on those postulates we have the current, or you can say not current, but we have the Bohr's model of atom, ठीक है। कैसा रहता है ये Bohr's model of atom? इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ, ठीक है। अब ये बनाने के बाद में, लाइक ये पोस्टुलेट्स प्रेजेंट करने के बाद में, कैलकुलेशंस वगैरह करने के बाद में, ये जो मॉडल था, ठीक है, इसको वैलिडेट करने के लिए हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम एक्सपेरिमेंट भी पढ़ेंगे। एटॉमिक स्पेक्ट्रम वाज वन ऑफ दोज एक्सपेरिमेंट्स जो मैंने आपको बताया था वाजंट सैटिस्फैक्टरीली एक्सप्लेन्ड बाय द वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है। सो हाउ quantum theory of light and that with Bohr's model is going to help validate it, ठीक है, वो हम देखेंगे। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड होता है Bohr's मॉडल, दैट मींस लाइक हाइड्रोजन एटम, इसमें कैसा है, एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। या हीलियम प्लस आयन हो गया, ओके। तो अब यहाँ पे पहला पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं, ठीक है। लेट्स लुक एट द फर्स्ट पोस्टुलेट व्हिच बोर हैड प्रेजेंटेड व्हाइल टॉकिंग अबाउट हिज representation of atom. देखेंगे, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में आएंगे, पहले एक बार सिंपल चीजें तो कवर करें। ठीक है, अब यहाँ पे नोटिस करना,
the first postulate, electron revolves around the nucleus in certain circular orbits, not any random orbit. ठीक है, रदरफोर्ड्स मॉडल में तो कैसा था, there wasn't such clarity. इसमें बस इतना बोला था कि हाँ, electron will be revolving around the nucleus in certain circular orbits, or just circular orbits. बोर्स मॉडल ने बोला that ऐसा नहीं है, electron wouldn't be revolving in any random orbit. ठीक है, कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, एंड उन इलेक्ट्रॉन को हम लोग शेल्स या एनर्जी लेवल्स भी बोलेंगे. और इन ऑर्बिट्स के बारे में खास बात ये रहेगी दैट एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन दैट ऑर्बिट, it is going to follow the concept of quantization of energy and quantization of angular momentum. अब ये इंस्पिरेशन कहां से आया बोर्स के पास में? Where did this inspiration come from? कोई कुछ बताना चाहेगा इस बारे में? ओके, तो इसमें कैसा है, यहां पे आप नोटिस करोगे ये चीज तो रदरफोर्ड ने भी बोली थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, बट बोर्स ने ऐसा क्या अलग बोला? बोर took inspiration from the quantum theory of light. जो मैक्स प्लैंक ने प्रपोज किया था ना, मैक्स प्लैंक ने क्या बोला था when he was studying black body radiation, ठीक है, मेटल्स को जब हाई टेम्परेचर्स पे हीट अप करते हैं तो उनमें से जो रेडिएशन निकलता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स का निकल रहा है, बट इट इज इन फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट यूनिट्स. फोटॉन्स के फॉर्म में वो रेडिएशन एमिट हो रहा है. तो हो क्या रहा था, वो जो मेटल के एटम्स हीट अप हो रहे थे तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, they were jumping between discrete energy levels, and those jumps, those energy gaps were resulting in emission of discrete photons. तो वही कॉन्सेप्ट, वही थॉट प्रोसेस नील्स बोर ने अप्लाई करा एंड एक सिंपल हाइड्रोजन एटम के ऊपर अप्लाई करा कि हाइड्रोजन का भी जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे रैंडमली किसी भी ऑर्बिट में नहीं प्रेजेंट होगा, वो ऐसे ही ऑर्बिट्स में प्रेजेंट होगा जहां पर पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स होंगे, ठीक है, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल होंगे और उनके करस्पॉन्डिंग क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम होगा. नाउ व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? कितने लोगों को आता है एंगुलर मोमेंटम? अच्छा, कितने लोगों को मोमेंटम वर्ड पता है? व्हाट इज मोमेंटम? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. बस, तो बढ़िया बात है. जब आप लीनियर मोशन पढ़ते हो, ठीक है, लीनियर मोशन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है, तो उसमें आप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो एंड मास इनटू वेलोसिटी करने से मोमेंटम आता है, ठीक है. जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में जाता है, ठीक है, या नॉन लीनियर मोशन मान लो,
तो फिर ऑब्जेक्ट के पास में एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, ये सब चीजें हम लोग डिफाइन करते हैं, राइट। जब सिंपल स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रहा है तब तो हम लोग कैसा है, लाइक सिंपल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ऐसी ही बात करते हैं, ठीक है। एक एक चीज आप समझते हो, ठीक है। अभी तो आई थिंक आपको पढ़ा ही नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा तो आइडिया है ही सही कि व्हाट इज वेलोसिटी, व्हाट इज एक्सेलरेशन, ये तो आपने पढ़ ही रखा है, जूनियर क्लास में तो पढ़ ही रखा है, अभी फिजिक्स में भी शुरू होगा जब काइनेटिक्स चैप्टर शुरू करोगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने जूनियर क्लास में क्या है, एंगुलर मोशन या सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ा, तो इसलिए आपके लिए थोड़ा सा एक नया सा चीज है ये। तो जब आप फिजिक्स में सर्कुलर मोशन पढ़ोगे तो उसमें एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि मैं अभी आपको सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा? बताओ भाई, क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं अभी सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा? एकदम सही पकड़े, तो मैं सर्कुलर मोशन अभी नहीं पढ़ाऊंगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है मास m का, ठीक है, ये किसी सर्कल में मूव कर रहा है, सर्कल का रेडियस कितना है r, और किस स्पीड से मूव कर रहा है v, तो mvr इज कॉल्ड इट्स एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि हाँ ठीक है सर, आप ऐसा बोल रहे हो, तो इसको एंगुलर मोमेंटम मान लेते हैं, ठीक है। चॉइस नहीं है आपके पास, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा थोड़ा सर्कुलर मोशन बैठ के अभी। तो नील्स बोर ने बोला दैट ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, दिस कैन नॉट बी एनी रैंडम वैल्यू, ठीक है। नील्स बोर ने इसके पीछे मैथ्स करी, ठीक है, थोड़ी मैथ्स करी, आपको उस डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं है, विच नील्स बोर डिड, ठीक है। सो ही डिड सम मैथ based on the concept of quantization of energy and what Max Planck had proposed. So based on that, Niels Bohr did some maths and came up with this understanding that जो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो रैंडमली किसी भी ऑर्बिट में नहीं प्रेजेंट होगा, सर्कुलर ऑर्बिट में, वो ऐसे ही ऑर्बिट्स में प्रेजेंट होगा जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम L या तो h/2 है, या 2 टाइम्स h/2 है, या 3 टाइम्स h/2 है, या सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। रैंडमली बीच में कहीं पे भी नहीं प्रेजेंट हो सकता, ठीक है। ये पहला पॉस्टुलेट था बोर्स मॉडल का, ठीक है। मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं, L मतलब एंगुलर मोमेंटम is equal to mvr, m is the mass of electron, v is the tangential speed, r is the radius of the orbit, ठीक है। n would be the number of orbit, ठीक है, और the integral multiple of h/2 where h is the Planck's constant, ठीक है। तो ये पहला पॉस्टुलेट था, ठीक है। अब ऑफ कोर्स मैं अगर बोलूंगा समझ में आया, तो आपका आंसर होगा कि नहीं सर समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने समझाया ही नहीं, ठीक है। मैंने समझाया थोड़ा ना, मैंने तो बस बताया है कि दिस वाज द फर्स्ट पॉस्टुलेट विद बोर प्रपोज्ड। कैसे निकाला बोर ने ये पॉस्टुलेट? ही डिड some math behind it, which right now we needn't get into the detail of, ठीक है। क्या समझना है आपको? आपको ये समझना है that Bohr's model का first and the most important postulate was that electron cannot be present in any random orbit. It can be only present in certain particular orbits where the angular momentum is quantized. Quantized word आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था। Quantized word का मतलब होता है
कि कोई भी रैंडम वैल्यू नहीं हो सकती है, इट हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ सर्टन डिस्क्रीट यूनिट, ठीक है। सो h अपॉन 2 पाई का, ठीक है, h अपॉन 2 पाई को हम लोग ऐसे h क्रॉस भी बोलते हैं, ठीक है, h के ऊपर ऐसे डंडा मार दिया, तो इसका इंटीग्रल मल्टीपल लाइक 1 2 3 टाइम्स ऑफ इट, 4 टाइम्स ऑफ इट एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। सो ये अलाउड ऑर्बिट्स में ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है। दूसरा पोस्टुलेट क्या बोला नील्स बोर ने, ठीक है, दूसरे पोस्टुलेट की तरफ चलते हैं। दूसरा पोस्टुलेट नील बोर ने बोला, which is also an important postulate for us to understand, as long as the electron revolves in a particular orbit, it neither loses energy nor gains energy, ठीक है। The energy associated with the electron is conserved as long as it is present in that particular orbit, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड ये पहला ऑर्बिट है, इसका नाम उसने के शेल भी रखा था, इसको के शेल बोल सकते हैं, दूसरे को एल, तीसरे को एम, ठीक है, नोमेनक्लेचर दे दिया था, ठीक है। तो एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन दैट ऑर्बिट, ठीक है, देन इट विल हैव अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एनर्जी। से फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसका एनर्जी E1 है, सेकेंड में है तो उसका एनर्जी E2 है, थर्ड में है तो E3 है, ठीक है। इट विल हैव अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब इसमें एक डेरिवेशन रहेगा जो मैं थोड़े टाइम बाद बताऊंगा आपको, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ही बता दूंगा। इनफैक्ट जो लोअर ऑर्बिट होता है इट इज ऑफ अ लोअर एनर्जी, जो हायर ऑर्बिट होता है वो हायर एनर्जी का होता है, ठीक है। ये मैं डिराइव करूंगा नेक्स्ट क्लास में। सो E1 इज लेस देन E2 इज लेस देन E3, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना रहेगा। सो नील्स बोर ने क्या बोला कि अपनी नेचुरल स्टेट में, ठीक है, नेचुरल स्टेट में तो लेट्स से हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर प्रेजेंट होगा, लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट, दैट इज n इक्वल टू 1 में, ठीक है। हाउएवर, ठीक है, अगर हम उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करें तो फिर वो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट्स में भी जा सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉन एटम के भी बाहर निकल सकता है, ठीक है। एटम के बाहर क्या निकल जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन। और हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी ऑर्बिट्स में जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एक्साइटेशन, ठीक है। तो नील्स बोर ने क्या बोला, दैट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स, ठीक है, एक्साइटेशन, एक मिनट, हाँ, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स, ठीक है, लोअर से हायर ऑर्बिट में गया तो उसको एक्साइटेशन बोलेंगे, या हायर से नीचे लोअर में आया तो उसको डी एक्साइटेशन बोलेंगे। सो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, इट अब्सॉर्ब्स or emits energy in form of a photon corresponding to the energy gap between concerned orbits, right? So मान लो जैसे इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 ऑर्बिट में है, उसका एनर्जी E1 है,
तो वो फोटोन अब्सॉर्ब करेगा corresponding to how much energy gap, corresponding to how much energy, it will be equal to the gap between say E2 and E1. ठीक है, और I should rather say it in this way that ये इलेक्ट्रॉन n equal to 1 में है and it excites into the next energy higher energy orbit that is E2. तो उसको कितनी एनर्जी का फोटोन अब्सॉर्ब करना पड़ेगा? द आंसर विल बी एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी इक्वल टू द एनर्जी गैप फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज E2 माइनस E1, राइट? और ये पॉजिटिव साइन के साथ आएगा वैल्यू, दैट मींस इट इज द एनर्जी अब्सॉर्ब्ड. ठीक है, ऐसी डी एक्साइटेशन हो सकता है. राइट हैंड साइड में नोटिस करो, हो सकता है द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ हायर एनर्जी ऑर्बिट. ठीक है, हायर एनर्जी ऑर्बिट तो उसकी नेचुरल स्टेट नहीं है, उसको तो लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आना पसंद रहेगा. तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन इट विल डी एक्साइट, इट विल जंप बैक टू अ लोअर एनर्जी ऑर्बिट बाय एमिटिंग फोटोन. कितनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन, कितनी एनर्जी का फोटोन? करस्पॉन्ड्स टू द एनर्जी गैप E फाइनल माइनस E इनिशियल. फाइनल कितना है यहाँ पर? E1. इनिशियल कितना था? E2. तो आप ये E1 माइनस E2 लिख दोगे. यहाँ पे नेगेटिव साइन जरूर आ जाएगा बिकॉज दैट नेगेटिव साइन विल मीन इट इज द एनर्जी रिलीज्ड. ठीक है, ऐसा फ्रीक्वेंसी का साइन नेगेटिव मत बता देना कि नेगेटिव फ्रीक्वेंसी का फोटोन है. नहीं नहीं, वो नेगेटिव साइन ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन सॉरी एनर्जी रिलीज हो रही है. ठीक है, ये एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन समझ में आया? सर प्लीज रिपीट एक्साइटेशन. Excitation is going from or electron jumping from lower energy orbit to higher energy orbit. That's it. This is excitation. तो उसके लिए क्या लगेगा? अभी लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी जाना है तो एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी ना. कैसे अब्सॉर्ब करेगा? इन फॉर्म ऑफ फोटोन. How much energy of photon would be absorbed? Corresponding to the gap between the concerned orbits. ठीक है, सर जब वो डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता तो वो एनर्जी लॉस क्यों नहीं होता? तो यही तो पोस्टुलेट है. ठीक है, ये क्या है? पोस्टुलेट है. बोर ने बोला कि ऐसा होता है. ठीक है, बट आप ही की तरह और भी लोगों ने बोला कि क्यों भाई, मतलब तुम कोई भगवान हो क्या, तुमने बोल दिया तो हमने मान लिया. राइट? तो बोर्स मॉडल क्या था? थ्योरेटिकल. बट उसको एक्सपेरिमेंटली फिर कैसे वैलिडेट किया गया, कैसे बोर्स ने उसका बोला कि भाई जो मैं बोल रहा हूं वो सही है, वो ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम एक्सपेरिमेंट हमको बताएगा. ठीक है, थोड़ी देर में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. ठीक है, सो डेफिनेटली आपके डाउट होंगे कि अरे ये क्या बात हुई, बीच में क्यों नहीं हो सकता, किसने मना किया? लाइक हु इज बोर्ड टू से कि बीच में नहीं हो सकता. बिल्कुल आपकी इच्छा, आप कॉन्ट्रडिक्ट करो. बोर्स ने तो बोला कि मैं तो ऐसा सोच रहा हूं, ऐसा होता है, एंड ये जो मैं सोच रहा हूं उसके बेसिस पर he was able to explain one of the most important experiments of that time called as atomic spectrum. क्या था वो मैं आपको थोड़े टाइम में एक्सप्लेन कर दूंगा. बट अभी ये पोस्टुलेट समझ में आया कि बोर अंकल ने क्या बोला? तो ठीक है, तो अभी एक बार पहले समझ लेते हैं, थोड़ा ट्रस्ट कर लेते हैं. लेट्स टेक अ लीप ऑफ फेथ फॉर नाउ एंड अंडरस्टैंड कि हाँ ठीक है, जो बोला है उसके हिसाब से देखते तो हैं कि निकल के क्या आता है, और फिर उसको वैलिडेट करेंगे. ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफी है. बेस्ड ऑन दिस हाँ मैं नोट्स इमीडिएटली तो नहीं भेज पाऊंगा आपको, थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे. ठीक है, ट्राई करता हूँ कि इमीडिएटली नोट्स आ जाए, बट समटाइम इट बिकम्स अ प्रॉब्लम ओनली.
अदरवाइज कोशिश करूंगा कि फटाफट आ जाए। ठीक है, चलो, ऑल राइट देन, टेक केयर। एनी क्वेश्चन? हेलो सर। हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर आपने जो इसका मतलब स्टार्टिंग में 34 नंबर का क्वेश्चन बताया था, हाँ। उसमें जब हम इलेक्ट्रो मतलब ईवी के साथ में डील करते हैं तो नीचे जो यूनिट है वो एंगस्ट्रॉम में चाहिए होती है। यस, तो सर वहाँ पे आपने नैनोमीटर यूज किया? वहां पे मैंने नहीं यूज करा। नहीं सर, ऊपर ऊपर। करा ना, नैनोमीटर में कर लिया क्या? गड़बड़ हो गई। ये इसको 4000 और 6600, ठीक है, अभी ठीक आएगा। चलो, थैंक यू। ठीक है, अब आप ऐसा मत मानना कि सर ये क्या है, आपने तो आंसर रटा हुआ है, आपको तो 1.2 तो पता ही था। आप पता हुआ है ना, क्योंकि आपसे पहले वाले बैच में भी तो सॉल्व किया ही है ना मैंने। ठीक है, चलो, ऑल राइट देन, आई विल शेयर दिस और ट्राई टू शेयर दिस एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, नहीं तो थोड़ा लेट रात तक तो आ ही जाएगा। ठीक है, चलो, ऑल राइट देन, एनी अदर डाउट, एनी अदर क्वेश्चन? ऑल राइट, इफ नॉट तो फिर हम आज का लेक्चर क्लोज करें। चलो, थैंक यू गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।